नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर पर खालिस्तानी हमले ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। 3 नवंबर को हमले के बाद 4 नवंबर की शाम को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा हुई। प्रदर्शन रैली में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा था। वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ ने मंदिर तथा हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाई। कनाडा में हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाते हुए आयोजकों ने कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने की बात कही। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत सरकार काफी सख्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंदू मंदिर पर जो हुआ वो काफी चिंताजनक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने जानकारी दिए बिना आरोप लगाने का एक पैटर्न डेवलप किया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनाडाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। पील रीजनल पुलिस के अधिकारियों के हवाले से कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में इसका हवाला दिया है। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान 18 साल के हरिंदर सोही के रूप में हुई है। वो खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए कैमरे में कैद हुआ। सोही पील रीजनल पुलिस में सार्जेंट के पद पर तैनात है। पील रीजनल पुलिस ने कहा कि हमने इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो का संज्ञान लिया है जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी को सक्रिय रूप से हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा गया। पील पुलिस के मीडिया रिलेशन ऑफिसर रिचर्डसन ने सीबीसी को बताया कि इस पुलिसकर्मी को कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले से जुड़े मामले में वहां की पील क्षेत्रीय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पील पुलिस की ओर से कहा गया कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के मामले में उनकी ओर से 3 लोगों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान दिलप्रीत सिंह बॉस, विकास और अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के ब्रैम्पटन में अलगाववादियों द्वारा मंदिर में भक्तों के खिलाफ की गई हिंसा की निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया को विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कनाडा का जिस तरह का रवैया है उस पर पीएम ने काफी सोच समझकर प्रतिक्रिया दी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। इस क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के कोडरमा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। जमशेदपुर में भी योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद के पक्ष में तीसरी जनसभा करेंगे और जनता से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील करेंगे। चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मांडू से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल और कांके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा के पक्ष में जनसभा करेंगे। पार्टी के महासचिव सचिन पायलट जमशेदपुर पूर्वी में रोड शो कर जनता से संपर्क करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन वापसी के बाद महायुति और महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रचार अभियान तेज हो गया। महायुति की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संभाली है। उद्धव ठाकरे भी कोल्हापुर में चुनाव प्रचार को धार देते नजर आएंगे। प्रचार अभियान को और भी धार
6 नवंबर को मिलेगी, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमवीए की संयुक्त रैली के लिए महाराष्ट्र आएंगे। महायुति की तरफ से पीएम मोदी 8 नवंबर को महाराष्ट्र के धुले और नासिक में महारैली के जरिए चुनाव प्रचार को तेज करते नजर आएंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक जारी। बैठक के दूसरे दिन आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधि अपने साक्ष्य रखेंगे। मुस्लिम बोहरा समाज से आने वाले प्रतिनिधि भी अपने सुझाव देंगे। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहम्मद हनीफ अहमद और स्टूडेंट मदरसा सेल के संयोजक डॉक्टर हनीफ चौधरी और उनका दल वक्फ कानूनों को लेकर अपने सुझाव जेपीसी के समक्ष रखेगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि राज्य में 90% वक्फ की वैधानिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। इसी बीच उलेमा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिया धर्मगुरु मौलाना कोकब मुज्तबा ने कहा कि वो भारत सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वक्फ विधेयक 2024 पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ मदरसों के मैनेजर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता। 9 जजेस में से 7 ने बहुमत के फैसले में कहा कि निजी संपत्ति किसी समुदाय के भौतिक संसाधन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास हो वो समुदाय के भौतिक संसाधन का हिस्सा हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही 1978 के जस्टिस कृष्णा अय्यर के उस निर्णय को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। दिल्ली में हल्की गुलाबी ठंड ने जहां दस्तक दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा से भी परेशान हैं। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में AQI 457 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी को दर्शाता है। इसके अलावा अलीपुर नरेला में AQI 300 दर्ज किया गया है। इस तरह के दमघोटू वातावरण में बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी सांस लेना दूभर हो गया है। सोमवार को 4 नवंबर से स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में असेंबली नहीं की जा रही। इसके अलावा बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज और PT क्लासेस को भी फिलहाल के लिए बंद किया गया है। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मामले में लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धार्थ मैया को पूछताछ के लिए बुधवार को पेश होने के लिए तलब किया। इससे पहले लोकायुक्त पुलिस ने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती से पूछताछ की थी। सिद्धार्थ मैया MUDA द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंडों का आवंटन किए जाने में अनियमितता के आरोपों का सामना कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये शिखर सम्मेलन बुधवार तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 3 प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगी। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। दिल्लीवासी यमुना के प्रदूषित जल में पूजा अर्चना और आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर है। व्रती महिलाएं खुद ही झाग को किनारे लगाकर गंदे पानी में उतरकर सूर्यदेव की उपासना कर रही हैं। यमुना नदी का पानी बेहद प्रदूषित है। पानी में बन रहा सफेद झाग श्रद्धालुओं को कई तरह की समस्याएं दे सकता है। छठ के पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं और आज के दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए मनाया जाता है। नहाय खाए थाली में शुद्ध सात्विक प्रसाद होता है। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पंचमी यानी 6 नवंबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं।
खरना के बाद व्रती महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला उपवास का संकल्प लेती हैं। तो वहीं तीसरे दिन यानी 7 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और इस दिन व्रती विशेष तौर पर सजाए गए छठ घाट पर जाते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अंतिम दिन यानी कि 8 नवंबर को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती महिलाएं अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। छठ पर्व को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। रेलवे द्वारा 194 पूजा स्पेशल ट्रेन 1516 फेरों में चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों को आसानी से ट्रेनों में रिजर्वेशन मिल रहा है। सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लस पर 170 बीज श्रेणियां लॉन्च की हैं। इससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज आसानी से मिल सकेंगे। इन नई श्रेणियों में लगभग 8000 बीज किस्में शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ई, राजमिस्त्री और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान के लिए लाई गई पीएम विश्वकर्मा योजना में अब तक 2.58 करोड़ आवेदन जमा किए गए हैं। इस योजना के तहत करीब 10 लाख लोगों को अपने व्यवसाय के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपए तक के टूल किट प्रोत्साहन मिले हैं। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस। रुख एक्सप्रेस 100 का। भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 1 से 30 नवंबर तक पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में मिलकर काम करने का फैसला किया। इसका उद्देश्य रिन्यूएबल और न्यू एनर्जी सेक्टर में तेजी से प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र में भारत के आशीष खन्ना को आईएसए का नया महानिदेशक चुना गया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया। सरकार ने निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन की मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि 2000 रुपए के 98.04% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और केवल 2000 रुपए वाले 6,970 करोड़ रुपए के नोट ही जनता के पास हैं। तिरुवनंतपुरम में आज से इंडिया फिशर वुमेन असेंबली 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 300 से ज्यादा महिला प्रतिनिधि भाग लेंगी। बीते महीने भारत में व्हाइट कॉलर हायरिंग एक्टिविटी में तेजी दर्ज की गई। अक्टूबर में सालाना आधार पर व्हाइट कॉलर हायरिंग एक्टिविटी में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। हायरिंग को लेकर तेल, गैस, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी जैसे सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में सालाना आधार पर 39% और मासिक आधार पर 2% की वृद्धि दर देखी गई। देश में अक्टूबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़त दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई बढ़कर 57.5% हो गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को उन विदेशी म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट में निवेश की अनुमति दे दी है जो अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जुलाई सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 4.4% बढ़ा। बीते कुछ सालों से बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा सेक्टर में ऑफिस स्पेस की मांग तेजी से बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्ति डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के स्थान पर होगी, जिनका विस्तारित कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़त 2024 की शुरुआत के बाद से सबसे मजबूत है। इसकी वजह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ना है। अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है और इस चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। इनमें से जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनेगा। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप 2017 से लेकर 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस साल हो रहे चुनाव में अब तक करीब 7.5 करोड़ वोटर्स पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं। आज होने वाली वोटिंग में करीब 60% वोटर्स हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय समय अनुसार आज शाम 4:30 बजे से 6 नवंबर की सुबह 6:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये कदम उत्तर कोरिया द्वारा पिछले हफ्ते एक विशाल नई ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद उठाया गया। उत्तर कोरिया और रूस के बीच साझेदारी को लेकर अमेरिका ने खासी चिंता जाहिर की है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि यह स्थिति आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैथ्यू मिलर ने आगे कहा कि 10,000 उत्तर कोरिया के सैनिक कुर्स्क की ओर बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में युद्ध में उतर सकते हैं। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी राहत एजेंसी के साथ सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। इजरायल ने एक पत्र में संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि इजरायल की संसद द्वारा अपनाए गए एक नए कानून की आवश्यकता है, जिसमें इजरायल में UNRWA के संचालन पर प्रतिबंध लगाएगा। स्पेन की बचाव टीम ने वेलेंसिया के पास अल्दाइया शहर के शॉपिंग मॉल में बाढ़ग्रस्त भूमिगत पार्किंग स्थल में पीड़ितों की तलाश की। इस आपदा से कम 217 लोग मारे गए। रक्षा मंत्री मार्गरेटा रोबल्स ने कहा कि सेना ने भोजन और पानी वितरित करने, सड़कों की सफाई करने और लुटेरों से सुरक्षा करने के लिए 2,500 और सैनिक भेजे जा रहे हैं। इंडोनेशिया के पूर्वी द्वीप फ्लोर्स में माउंट लियोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट में लगभग 10 लोगों की मौत हो गई। आईसीसी ने महिला क्रिकेट को लेकर फ्यूचर टूर प्रोग्राम की घोषणा कर दी है। भारत नए फ्यूचर टूर प्रोग्राम में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने साल 2027 में श्रीलंका में महिला T20 चैंपियंस ट्रॉफी की भी घोषणा की है। आईसीसी के वर्ल्ड टूर प्रोग्राम शेड्यूल के अनुसार भारत इसी अवधि में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और आयरलैंड में अपने मैच खेलेगा। भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स में जीत दर्ज करके दोहरे खिताब जीते। विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स में हरमीत देसाई और उनकी जोड़ीदार कृत्विका रॉय ने क्यूबा के जॉर्ज कैंपोस और डेनियला फोनसेका कैराजोना की जोड़ी को कड़े मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। बिहार में होने वाली हॉकी की महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम गया पहुंच गई है। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की कमान सलीमा टेटे के हाथ में होगी, जबकि नवनीत कौर उपकप्तान होंगी। पैराग्लाइडिंग साइट बीड बिलिंग में आयोजित पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के दूसरे दिन अमेरिका के ऑस्टिन कॉकस पहले स्थान पर है।
पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के महिला वर्ग में पोलैंड की जोनाकोक पहले, जबकि ब्राजील की मरीना ओएलेक्सिना दूसरे स्थान पर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम ने एस्टन विला को 4-1 से मात दी। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के बीच खेला गया मुकाबला भी 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। ला लीगा में बार्सिलोना की एस्पेनियोल पर धमाकेदार अंदाज में 3-1 से जीत दर्ज की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। अलेक्जेंडर ने फाइनल में यूगो हम्बर्ट को 6-2, 6-2 से शिकस्त दी। WTA फाइनल्स में पोलैंड की इगा स्वांतक ने चेक खिलाड़ी बारबोरा क्रेट्सिकोवा को हराया। फॉर्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने ब्राजीलियन ग्रांड प्री का खिताब अपने नाम किया। अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर के द नाइट मैनेजर का तीसरा सीजन बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाला है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल अभिनीत फिल्म बहुप्रतीक्षित फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 5 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू। वरुण धवन का एक्शन अवतार देखने को मिलने वाला है। फिल्म बेबी जॉन का टीजर रिलीज हो गया। हुमा कुरैशी की वेब सीरीज मिथ्या का सीजन 2 ZEE5 पर रिलीज हो गया है। रामचरण और कियारा आडवाणी फिल्म गेम चेंजर में एक साथ नजर आएंगे। फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो को 96 अकादमी अवार्ड्स की लघु श्रेणी के लिए चुना गया। अक्षय राय के डायरेक्शन में बनी फिल्म विजय 69 8 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में अनुपम खेर अहम भूमिका में। राशि खन्ना विक्रांत मैसी के साथ आगामी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में नजर आने वाली है। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होगी। और हंसल मेहता द्वारा निर्देशित आगामी फिल्म बकिंगम मर्डर्स का प्रीमियर 8 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। और खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने और हर एक अपडेट के लिए डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए आप लगातार खबरों में अपडेट रहेंगे, बने रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।